गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पर हम बात कर रहे थे। सेक्शन 25 पर हम लास्ट क्लास में चर्चा करके आ चुके थे, जिसमें हमने देखा था न्यायालयों और अधिकारियों की शक्तियाँ, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट और उसके जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इन रेवेन्यू कोर्ट को या रेवेन्यू कोर्ट्स के ऑफिसर्स को कुछ एडिशनल पावर्स भी दे रखी हैं। तो वो एडिशनल पावर्स क्या क्या हो सकती है। ध्यान रखने की बात ये है, आप ये ध्यान रखिए कि एडिशनल पावर्स के बारे में जो प्रोविज़न कर रखा है वो कर रखा है सेक्शन 26 ऑफ दिस एक्ट। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 26 में इस संबंध में उपबंध कर रखा है। धारा 26 बात करती है कि न्यायालय, जो राजस्व न्यायालय है, रेवेन्यू कोर्ट्स और जो उसके अधिकारी हैं, उनके एक्स्ट्रा जो पावर्स हैं, उनकी जो एडिशनल पावर्स उनको दी गई है वो क्या क्या है, वो किन किन एडिशनल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सेक्शन 26 पर। सेक्शन 26 प्रोविज़न करता है एडिशनल पावर्स के बारे में। रेवेन्यू कोर्ट और उसके ऑफिसर्स की एडिशनल पावर्स क्या होगी, अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको सेक्शन 26 मेंशन करना है। ठीक है, सेक्शन 26 को यहाँ पर आपको 4 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 26 का देखिए पर्पज़ केवल इतना है कि धारा 26 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया। सेक्शन 26 जो है वो राज्य सरकार को पावर देती है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी अधिकारी को, राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी अधिकारी को उससे उच्च अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। जो भी अधिकारी है उसको उच्च अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। और राज्य सरकार ऐसा कैसे करेगी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, यानी कि जब वो गजेटेड नोटिफिकेशन को पब्लिश करवाने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवा दी जाए और अधिकारी को, किसी अधिकारी को उससे उच्च अधिकारी की शक्तियाँ सौंपी जा सकती है। क्लियर हो गई। तो यहाँ पर पावर्स किसके पास है एडिशनल पावर्स देने की, रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर्स को राज्य सरकार के पास। क्लियर। अब देखिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किस किस की पावर दे सकती है, कौन कौन से अधिकारियों को उसके उच्च अधिकारियों की पावर मिल सकती है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको बताई गई है। टोटल 8 जो कैटेगरीज है वो आपको बताई गई है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नायब तहसीलदार जो होगा उसको तहसीलदार की सारी शक्तियाँ दी जा सकती है, उनमें से कोई भी एक पावर दी जा सकती है। तहसीलदार को सहायक कलेक्टर की, अब इसे हायरार्की से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सबसे नीचे कौन आता है, नायब तहसीलदार, उसके ऊपर कौन आएगा, तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार को किसकी पावर्स दी जा सकती है, तहसीलदार की। तहसीलदार को किसकी दी जा सकती है, एडिशनल कलेक्टर की। ठीक है, एडिशनल कलेक्टर को किसकी दी जा सकती है, सब डिविजनल ऑफिसर की, या फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की, या सेटलमेंट ऑफिसर या कलेक्टर की सारी शक्तियाँ होगी। देखिए यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये तो आपने पढ़ लिया कि नायब तहसीलदार को किसकी पावर मिल सकती है, तहसीलदार की। तहसीलदार को किसकी मिलेगी, सहायक कलेक्टर की। और सहायक कलेक्टर को किसकी मिल सकती है, सब डिविजनल ऑफिसर या फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेंट ऑफिसर या कलेक्टर की। इन चारों में से जिसकी ज़रूरत समझी जाए राज्य सरकार द्वारा, उनकी शक्तियाँ वो उसको दे सकता है, सहायक कलेक्टर को। क्लियर। फोर्थ कहता है आपको अब उपखंड अधिकारी जो सब डिवीज़न ऑफिसर होगा उसको भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर की समझ शक्तियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि तीनों ही जो हैं वो किसके ऊपर होंगे, आपके उपखंड अधिकारी के ऊपर होते हैं। ठीक है, इनके सीनियर हो गए। फिर बात आती है भू अभिलेख अधिकारी की। तो भू अभिलेख अधिकारी को किसकी पावर्स मिल सकती है, बंदोबस्त अधिकारी की या फिर, ठीक है ना, भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को उपखंड अधिकारी या सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की समझ शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो दोनों को यहाँ एक जगह ही रख दिया है। यहाँ पर भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को किसकी शक्तियाँ मिल सकती है, उपखंड अधिकारी की या फिर सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की पावर्स। ठीक है, कलेक्टर को सेटलमेंट ऑफिसर की समझ शक्तियाँ हो सकती है। नेक्स्ट, आयुक्त को बंदोबस्त आयुक्त या भू अभिलेख निदेशक की समझ शक्तियाँ उसको प्राप्त हो सकती है। बंदोबस्त आयुक्त को भू अभिलेख निदेशक की समझ शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो वो इन पावर्स को निचले अधिकारियों को सौंप सकती हैं। सेकंड सबसेक्शन कहता है आपका कि सेकंड सबसेक्शन हम बाद में करते हैं क्योंकि फोर्थ के बारे में बात करता है। इससे पहले हम फोर्थ सबसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब आइए सबसेक्शन फोर्थ पर कि यदि किसी तहसील, सबसे पहले हम सबसेक्शन थर्ड पढ़ते हैं। देखो बेटा ये ज़रूरी है आपका।
ठीक है। सबसेक्शन थर्ड आपका कहता है कि इस धारा के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में राज्य सरकार क्या कर सकती है। राज्य सरकार दो तरीके से कार्य कर सकती है कि राज्य सरकार व्यक्तियों को नॉमिनेट भी कर सकती है, ध्यान रखिए, है ना, या अधिकारियों के वर्गों को साधारणतः उनके शासकीय पदनामों द्वारा भी शासक यानी कि कर सकेगी। आप बाय नेम भी उनको वो अधिकार दे सकते हो कि मिस्टर एक्स को ये अधिकार दिए जाते हैं अपने ऊपरी ऑफिसर के, या फिर आप उनको शासकीय पदनाम भी दे सकते हो, उनको डेजिग्नेशन भी दे सकते हो वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है, अब आगे कहा जा रहा है सब सेक्शन 4 में कि यदि किसी तहसील, किसी सब डिवीज़न या कोई जिला या डिवीज़न या कोई जो भी अन्य क्षेत्र का कोई अधिकारी है ना, जिसको कि इस धारा के अधीन नामतः शक्तियाँ सौंपी गई है, ठीक है ना, नॉमिनेट उसको कर दिया गया, नामतः उसको शक्तियाँ सौंप दी गई है। अब वो क्या होता है कि मान लीजिए मिस्टर ए को सौंपी गई है और मिस्टर ए को नामतः उस पर नियुक्त किया गया है। मिस्टर ए का ट्रांसफ़र किसी दूसरे डिवीज़न में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या हो जाता है, किसी दूसरे क्षेत्र में हो गया, तब क्या होगा, तो जब तक सरकार अन्यथा निर्देश नहीं दे, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, वह उसी तहसील जिसमें वो पहले था, ध्यान रखिए, वह उसी तहसील, उसी उपखंड या जिला खंड या क्षेत्र में इस धारा के अधीन शक्तियों से विनिहित समझा जाएगा, वो उन शक्तियों का भी प्रयोग करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे 4th के बाद सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सबसेक्शन 4 के अधीन जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे मामलों और विषयों या ऐसे मामलों और विषयों के वर्गों के संबंध में प्रयुक्त की जाएगी जिनके लिए राज्य सरकार निर्देश दे। मतलब अगर आप दो जगह कार्य कर रहे हैं तो आप उस तरह से कार्य करेंगे जैसा जैसा राज्य सरकार आपको निर्देश देती है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने सेक्शन 26 पर चर्चा करी, जो बात कर रहा था हमारे एडिशनल पावर्स ऑफ कोर्ट एंड ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। फिर इसमें आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आप एक केस भी पढ़ सकते हैं। इसमें भौरीलाल वर्सेस श्रीमती मुन्नी, जो 1978 का है, जिसमें डिसाइड किया गया, देखिए पावर्स के बारे में, अगर कहने का मतलब है जनरली जैसे हम जानते भी है कि जैसे निचले अधिकारी को उसके ऊपर के अधिकारी की कोई पावर सौंपी गई और उसने उस पावर को एग्जीक्यूट करते हुए कोई कार्य करा है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि उसको उस पावर थी उस समय जिस समय उसने कार्य करा। तो वहीं जैसे इस केस में भी डिसाइड किया गया है कि जब भू प्रबंध संपत्ति पर कलेक्टर कोई विचाराधीन मामला उप जिलाधीश को निस्तारण देता है, यानी कि जब कलेक्टर है वो अगर सब कलेक्टर को, क्योंकि कलेक्टर तो जिलाधीश है, ठीक है ना, अगर वो उप जिलाधीश को वो मैटर सौंप देता है और उप जिलाधीश क्या करता है, उप जिलाधीश उस पर कोई आदेश निकाल देता है, तो उप जिलाधीश का आदेश भू अभिलेख अधिकारी का आदेश होने के नाते, देखिए कलेक्टर भू अभिलेख अधिकारी भी होता है, ये आपको पता है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर कलेक्टर का आदेश चूँकि भू अभिलेख अधिकारी का आदेश ही है, तो राजस्व अपील प्राधिकारी को उसकी अपील की जा सकती है। तो राजस्व अपील प्राधिकारी को आदेश की अपील की भू अभिलेख अधिकारी को निर्देश के नाते सुनना चाहिए। यहाँ पर यह राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा ये सुनी जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इसमें भी डिसाइड किया गया कि जब भू प्रबंध समाप्ति पर कलेक्टर कोई विचाराधीन मैटर उप जिलाधीश को निस्तारण हेतु देता है, तो उप जिलाधीश का आदेश भू अभिलेख अधिकारी का आदेश होने की वजह से राजस्व अपील प्राधिकारी को आदेश की अपील की भू अभिलेख अधिकारी को निर्देश के नाते सुनना चाहिए। अपील वो सुनेगा ही सुनेगा, राजस्व अपील प्राधिकारी। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने सेक्शन 26 पर चर्चा करी, ठीक है। अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।